हेलो विद्यार्थीगण, मैं के कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थी का स्वागत है। तो विद्यार्थीगण, जैसा कि ज्ञात है कि यदि आप भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं, भविष्य को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, तो कोई न कोई स्किल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कोई न कोई टेक्निकल डिग्री आपके हाथों में होनी चाहिए। चाहे वो बीएड हो, आईटीआई हो या आईआईटी हो या डिप्लोमा हो, पॉलिटेक्निक हो, क्योंकि बिना टेक्निकल हैंड के वर्तमान परिवेश में, वर्तमान बाजार की मांग के आधार पर आपको भविष्य जो है थोड़ा धुंधला हो जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि बीएड के एग्जाम में पूर्णतः सफलता प्राप्त करें, कम समय में बेहतर रिजल्ट दे सकें, सरकारी स्कूल में एडमिशन कराकर कम पैसे में भविष्य को सुरक्षित कर सकें, तो आप यूनिक बुक को पढ़ें और उसका एक्सप्लेनेशन को देखें। तो यूनिक पब्लिकेशन के चाहे वो बुक हो या उसका यूट्यूब चैनल हो, आपके लिए वो बेहद ही प्रभावी है। तो हम लोग समय जाया न करते हुए सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न पूछता है, कौन सा देश विभिन्न दाल को उगाता है? अब आप विभिन्न प्रकार का दाल भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। अब देखिए, भारत जैसे देशों में अब कितने प्रकार का दलहन, चलिए चना, मटर को भी लोग दलहन के रूप में सीमित तौर पर ही प्रयोग में लाते हैं। मसूर, अरहर मतलब राहर, ये भारत का 3 फेमस दाल है, चना, मसूर, अरहर। इसके अलावा मटर, सीमित दायरे में मटर, मूंग, उड़द और अन्य कई प्रकार का दलहन का प्रयोग हम लोग आए दिन रोजमर्रे की जिंदगी में करते हैं। तो भारत में जहाँ भौगोलिक विविधता पाई जाती है, भाषा की विविधता पाई जाती है, खान पान की विविधता पाई जाती है, अनाजों में भी पर्याप्त विविधता पाई जाती है, तो भारत वह देश है जहाँ विभिन्न प्रकार का ऐसे भी जो दलहन होता है, वो दलहन उष्णकटिबंधीय जलवायु का दलहन जो है उष्णकटिबंध के जलवायु का क्षेत्र है। तो मैक्सिको शीत कटिबंध के क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ प्रचुर मात्रा में आपका उत्पादन क्या होता है, तो प्रचुर मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। चीन में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, लेकिन चीन जो है मूलतः धान, गेहूं, दलहन बहुत सीमित तौर पर ही उत्पादन करता है। ब्राजील जो है गर्म जलवायु का देश है। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। अब देखिए, धान की खेती के लिए जलवायु होनी चाहिए। धान की खेती के लिए कहता है कितना वर्षा हो, धान की खेती के लिए 100 या चलिए 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा हो। धान की खेती के लिए 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होनी चाहिए। चलिए प्रश्न देखिए, पहला थोड़ा सा उसमें ध्यान देना है। बता दिए, दाल जो है वो दलहन जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय, दलहन जो है वो शीतोष्ण जलवायु की फसल है, उष्ण कटिबंधीय नहीं, सॉरी, दलहन शीतोष्ण कटिबंध का फसल है, जहाँ ठंडा और गर्म। देखिए दलहन कब होती है? दलहन भारत में रबी फसल के दायरे में आता है, जो अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और जनवरी फरवरी में काट लिया जाता है। तो मैक्सिको शीत कटिबंध के दायरे में आता है, शीतोष्ण कटिबंध के दायरे में है। ब्राजील उष्ण कटिबंधीय दायरे में, तो ब्राजील में दलहन की उत्पादन की संभावना ऐसे भी काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। चीन, भारत और मैक्सिको में दलहन उत्पादन होता है, लेकिन उन जगहों पर मूलतः चना को दलहन के रूप में प्रयोग में लाते हैं, लेकिन भारत में विभिन्न प्रकार का दलहन प्रयोग में लाया जाता है। और धान की खेती के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अब देखिए, मध्य प्रदेश का क्षेत्र में धान तो यकीनन तौर पर होता है। गुजरात
में वर्षा तुलनात्मक रूप से कम होती है। कच्छ का रण से लेकर गुजरात जो है वह सूखा प्रभावित क्षेत्र में पड़ जाता है। राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है और अरावली पर्वत की कम ऊंचाई के कारण वहाँ पानी का अभाव, वर्षा का अभाव हो जाता है। बिहार का औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। धान के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो बिहार की जलवायु धान की खेती के लिए उपयुक्त है, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा धान जो होता है वह होता है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। इन सब राज्यों में प्रचुर मात्रा में धान की खेती की जाती है। गुजरात में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वह है आपका मूंगफली। भारत के किन राज्यों में गन्ना, गन्ना मतलब क्या हुआ, गन्ना से तात्पर्य हुआ ईख से। गन्ना क्या है, तो गन्ना हो गया ईख। ईख की खेती लगभग 10 महीना में ईख तैयार होता है। ईख गन्ना उस क्षेत्र में होता है जहां सिंचाई का साधन हो, साथ ही भूमि जो है वह उसको कई बार कोरना पड़ता है, निकौनी करना पड़ता है, तो उस लायक उसकी भूमि भी हो। तो इसके लिए जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी उसके लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। अब कहता है कि यहाँ पर देखिए जिस प्रकार विकल्प है, जम्मू कश्मीर शीत ठंडा क्षेत्र है, पर्वतीय जलवायु का क्षेत्र है जहाँ ईख की खेती संभव है नहीं। हिमाचल प्रदेश पर्वतीय और शीत जलवायु का है, यहाँ ईख की खेती संभव है नहीं। ईख की खेती के लिए भी 100 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ईख सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उसके अलावा बिहार में भी कभी, अब तो वर्तमान समय में बिहार में बहुत अच्छा ईख की स्थिति नहीं रही, लेकिन आज़ादी के समय उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरा राज्य था जहाँ ईख का उत्पादन होता था। ऐसे अभी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु बिहार से आगे हो गया है, लेकिन बिहार में जिस प्रकार का विकल्प है, अब यहाँ देखिए राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है तो ईख संभव है नहीं, तो दिया गया विकल्प में एकमात्र विकल्प आपका ईख की खेती के लिए सही है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, भारतीय संविधान जिसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग मूल संविधान में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में इसकी अनुसूची की संख्या 12 हो गई है। अनुसूची की संख्या में और वृद्धि हो गई है। भारतीय संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसका मूल कारण है इसमें केंद्रीय, राज्य और यहाँ तक कि ग्राम प्रशासन, स्थानीय स्वशासन सभी के लिए एक ही जगह प्रावधान किया गया है। कलेक्टर की से लेकर के मुखिया से लेकर ग्राम सचिव तमाम का उल्लेख एक जगह किया गया है। इसलिए यह संविधान, इसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों अंग को एक साथ ही उसके नियम, कायदे, कानून का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 का ऋणी है, क्योंकि 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची थी। इस 321 अनुच्छेद में लगभग 250 अनुच्छेद इसी 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में ले लिया गया। 1935 का अधिनियम से ही लगभग 60% भारतीय संविधान उसका फोटो कॉपी कर लिया है, उसकी प्रतिलिपि को तैयार कर लिया है। इसलिए यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लिया गया। अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता एवं न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार को लिया गया। ब्रिटिश संविधान से मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, ब्रिटिश संविधान से मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व को लिया गया। ब्रिटिश संविधान से संसदीय परंपरा को लिया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1919 से 2 सदन की विधायिका 1919 में ही केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद के नाम से 2 सदन की विधायिका का गठन किया गया, जिसे 1919 में केंद्रीय विधानसभा कहा गया, उसे वर्तमान में लोकसभा, और जिसे राज्य परिषद कहा गया उसे राज्यसभा के नाम से जाना गया। कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के सबसे महानतम शासक में से एक रहे। 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक कृष्णदेव राय का शासन रहा। ये कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक थे। कृष्णदेव राय को भारत में जब भारत पर आक्रमण किया तो बाबर ने भी अपनी पुस्तक तुजुक-ए-बाबरी में इन्हें भारत का शक्तिशाली शासक बतलाया। ये 2 किताब लिखे, एक तो अमुक्तमाल्य और एक है जाम्बवती कल्याणम। इनके द्वारा 2 पुस्तक की रचना किया गया, एक अमुक्तमाल्यद और एक जाम्बवती कल्याणम। जाम्बवती कल्याणम जो लिखा गया वो संस्कृत भाषा में और अमुक्तमाल्यद को लिखा गया तेलुगु भाषा में। जिस प्रकार उत्तर भारत में अर्थशास्त्र पॉलिटिकल साइंस राज व्यवस्था का पुस्तक है, मौर्यकालीन राज व्यवस्था की जानकारी होती है, उसी प्रकार विजयनगर के कृष्णदेव राय के द्वारा लिखित पुस्तक से विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कृष्णदेव राय के काल में तेलुगु और कन्नड़ भाषा के 8 विद्वान कवि हुआ करते थे, जिन्हें सामूहिक तौर पर अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। और तमिलनाडु के चोल वंश के काल में तमिल भाषा का काफी विकास हुआ। निम्नलिखित में कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, अर्थात पाकिस्तान का भाग नहीं है? अब देखिए, आधा पंजाब जो है भारत में रहा, पंजाब का 2 विभाजन हो गया। पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करता था, वो पाकिस्तान में चला गया, तो पंजाब पाकिस्तान का राज है। सिंध तो पूर्णतः पाकिस्तान में ही है। बलूचिस्तान ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। इतिहास के पन्नों पर पढ़े होंगे कि पंजाब के मांटू गुमरी जिला से हड़प्पा की खोज की गई और सिंध के लड़काना जिला से मोहनजोदड़ो की खोज की गई। बलूचिस्तान पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र में ही आपका प्राचीन कालीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय गंधार जिसकी राजधानी हुआ करता था, वह बलूचिस्तान में ही पड़ता है। जबकि आज़ाद कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जा में है, उसे वह आज़ाद कश्मीर कहता है। पूर्णतः चूँकि वैधानिक तौर पर वह उसका हिस्सा नहीं है, ऐसे अधिकार में तो उसी का है, लेकिन जिस प्रकार विकल्प आपका दिया गया है उस विकल्प में सबसे बेहतर, क्योंकि कभी होता क्या है कि दिए गए विकल्प में एक से अधिक उत्तर होते हैं या एक भी उत्तर नहीं होता है, तो एक से अधिक उत्तर या एक भी नहीं, तो उसमें जो सबसे श्रेष्ठ उत्तर, सबसे बेहतर कौन हो सकता है, उसका चयन करना होता है। सर्वप्रथम महिला शासिका, अब देखिए चांद बीबी शासिका रही है, लक्ष्मीबाई शासिका रही है। तो चांद बीबी का जो शासन काल है, चांद बीबी का संघर्ष मुगलों से होता है। चांद बीबी का संघर्ष जो है मुगलों से होता है और यह 1596 चांद बीबी
1596 में अपना प्रधानमंत्री, जिसका नाम था मलिक अंबर, की सहायता से ये अकबर की सेना का मुकाबला की। चांद बीबी अहमदनगर की शहजादी थी। इसका ससुराल, इसका विवाह जो हुआ बीजापुर के अली आदिल शाह से इसका विवाह हुआ। और आदिल शाह की मृत्यु के पश्चात ये अपने पिता का घर अहमदनगर के क्षेत्र में काम करती रही। अहमदनगर की शासिका के रूप में ही यह मुगलों से संघर्ष की। इसका देखिए काल यहाँ आ गया। रानी लक्ष्मीबाई 1857 में वह अंग्रेजों से लड़ती हुई विद्रोह की और 1858 में अंग्रेजों से लड़ती हुई शहीद हो गई। जीनत महल जो है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पत्नी रही। ये कभी भी शासिका के रूप में काम की नहीं। रजिया बेगम 1236 से 1240 ईस्वी तक लगभग 3.5 वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठी, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका थी। तो स्पष्ट हो गया चारों का जब ईस्वी सन पता है। जीनत महल बहादुर शाह जफर 1857 में बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किए थे। देखिए दिया गया विकल्प में पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है, उत्तर हो जाएगा रजिया बेगम। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राष्ट्रपति, अभी देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कल जो है उसकी गिनती हो चुकी है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव अगस्त महीना में होना है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, केंद्र या राज्य में मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल अभी भी देखिए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। पहले देखिए चुनाव हुआ था 2017 में, देखिए अगला चुनाव कब हुआ 2022 में। अर्थात राष्ट्रपति का काल कितना है 5 वर्ष। संविधान का अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके पहले वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं या अनुच्छेद 61 के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5। अमेरिका का अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और राज्य में होता है विधान परिषद, जिसे बोलते हैं MLC। तो इसके सदस्य का, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनानायक, सबसे बड़ा राष्ट्र, तीनों सेना का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति तीनों सेना में थल सेनापति, जल सेनापति और वायु सेनापति के रूप में एक सेनापति को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति, चूंकि संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगी। केंद्र सरकार का सारा आदेश राष्ट्रपति के नाम से जारी किया जाएगा। इस आधार पर राष्ट्रपति ही तीनों सेना का सेनापति होता है। और राष्ट्रपति अपना तमाम कार्य जो है प्रधानमंत्री और संघ की मंत्री परिषद की सहायता से करता है। रक्षा मंत्री सेना की क्या क्या आवश्यकता है, उसे क्या जरूरत है,
तो उसका क्या संसाधन चाहिए, तो सेना के रिसोर्स को उपलब्ध कराने के लिए। और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायिक प्रक्रिया अर्थात न्यायपालिका का सर्वोच्च होते हैं। लालांग वाइल्ड लाइफ जो है यह पड़ता है आपका लालांग वाइल्ड लाइफ, ये तो झारखंड में पड़ता है, विकल्प झारखंड आपका है नहीं, ये आपका पड़ता है झारखंड में, यही आंसर होगा। और उड़ीसा के वाइल्ड लाइफ में देखिए हर राज्य का कुछ अलग अलग वाइल्ड लाइफ होता है, तो उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है देवीगढ़, देब्रीगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र में देब्रीगढ़ के नाम से जाना जाता है। बिहार में कैमूर, बिहार में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ जाता है। और गुजरात में जो है जम्बू धादा, जम्बू धादा के नाम से पड़ता है, तो दिया गया विकल्प आपका डी सही हो जाता है। चंद्रगुप्त बसादी मंदिर, अब देखिए चंद्रगुप्त के बारे में है कि चंद्रगुप्त जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार करके जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ कर्नाटक का श्रवणबेलगोला चला गया। और श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में, और वहीं पर बना हुआ है चंद्रगुप्त बसादी मंदिर, जो अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। जीवन का अंतिम समय में वो जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। तो ये मंदिर कहाँ है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, नालंदा में जो आपका है वह क्या है, वह है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में है, जिसका निर्माण कुमार गुप्त के शासनकाल में, जिसका निर्माण कुमार गुप्त के शासनकाल में हुआ, राजगीर गर्म झरना के लिए, गर्म जल की झरना के लिए। इसके अलावा यह हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से जुड़ा हुआ है। राजगीर बोधगया में गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ का महाबोधि मंदिर विश्व यूनेस्को की धरोहर में शामिल है, विश्व धरोहर में शामिल है। कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं, तो लेखक है क्षेमेंद्र। कथा सरित सागर के लेखक हैं क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र ने दिया है कि महेंद्रादित्य का पुत्र, महेंद्रादित्य कौन हुआ, तो महेंद्रादित्य जिसमें आ गया वो हो गया कुमारगुप्त। महेंद्रादित्य मतलब कुमारगुप्त का पुत्र विक्रमादित्य ने अर्थात स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया। भारत पर पहला हून आक्रमण भी स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। लेकिन बारंबार हून आक्रमण के फलस्वरूप ही गुप्त वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है। भारत में 1 2 नहीं 14 राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। उसमें सबसे फेमस राजा रहा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासनकाल 375 से 414 ईस्वी तक रहा, जिसके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। स्कंदगुप्त अंतिम गुप्त शासक था, अंतिम महानतम गुप्त शासक था। इसके बाद गुप्त वंश का धीरे धीरे पतन प्रारंभ हो जाता है। यह 454 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किया। कुमारगुप्त का शासनकाल लगभग 40 वर्ष से 414 से 454 ईस्वी तक कुमारगुप्त का शासनकाल रहा। चंद्रगुप्त ये तीनों गुप्त वंश का, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक यह शासन किया। शाहबाजगढ़ी अशोक का जो अभिलेख की लिपि है, वो भारत में जितना भी लिपि मिला है, भारत में
उसका जितना भी अभिलेख है, चाहे वो बिहार के सासाराम का अभिलेख हो या कालसी अभिलेख देहरादून का हो, धौली अभिलेख उड़ीसा का हो, ब्रह्मगिरी अभिलेख कर्नाटका का हो, तो ये सभी अभिलेख की लिपि ब्राह्मी है। जबकि पाकिस्तान का शाहबाज गरही और मनसेहरा, पाकिस्तान का शाहबाज गरही और मनसेहरा अभिलेख की लिपि खरोष्ठी है। यूनानी और अरमाइक लिपि अफगानिस्तान के अभिलेख की जो लिपि है वह यूनानी और अरमाइक लिपि मिलती है। भारत में जो इसका अभिलेख की लिपि है, भारतीय क्षेत्र में जो इसका अभिलेख की लिपि है वो ब्राह्मी है। ब्राह्मी अभिलेख को सबसे पहले तीपेनथेलर ने 1750 ईस्वी में पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ये 1750 ईस्वी में खोजा, तीपेनथेलर ने सबसे पहली बार 1750 ईस्वी में खोजा और 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त किया। त्रिकोणात्मक संघर्ष, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष, 3 पक्ष का संघर्ष। उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है कन्नौज, जो हर्षवर्धन के काल में वहाँ की राजधानी, हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था। और मध्यकाल में लगभग 750, ये कह सकते हैं लगभग 770 ईस्वी के बाद 200 वर्षों तक कन्नौज पर अधिकार को लेकर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच संघर्ष चलता रहा। इसी संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष, 3 पक्षों का संघर्ष कहते हैं, जो कन्नौज पर अधिकार को लेकर चला। उसमें कौन था? तो पश्चिम भारत का प्रतिहार, पूर्वोत्तर भारत का बिहार और पूर्वोत्तर भारत का पाल और दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट के बीच चलने वाला संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, चोल, ये तमिलनाडु का राजा था। पुष्यभूति ने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किया। तो ये ईसा पूर्व का राजा था। फिर यहाँ पर चोल ही है, चोल आपका दक्षिण भारत तमिलनाडु का राजा है। महमूद गजनवी जो 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1030 ईस्वी तक रहा। 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच भारत पर यह कुल 17 आक्रमण किया, जिसमें पहला आक्रमण था हिंदू शाही वंश का शासक। पहला आक्रमण जो हुआ हिंदू शाही वंश का शासक राजा जयपाल के विरुद्ध, और अंतिम आक्रमण जाट के विरुद्ध हुआ। यह जो है यामिनी वंश का शासक था। गुलाम वंश का सबसे पहला शासक हुआ वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। गोर वंश का हुआ मोहम्मद गौरी। मंगोल का था चंगेज खां, जो 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया। बलबन जो कि गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, और वास्तव में 1255 नहीं 1266, यह जो है 1266 से 1286 तक गुलाम वंश का शासक रहा। शेर खान के बारे में आपको पता है कि यह फरीद शेर खान के नाम से जाना गया,
और शेर शाह के नाम से यह गद्दी पर बैठा था। इब्न बतूता यह इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और रेहला नामक पुस्तक लिखा। इमादुल मुल्क, यहाँ पर इसका उत्तर है बहाउद्दीन गयासुद्दीन बलबन, इसका मूल नाम था इमादुल मुल्क, कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं। वह प्रथम इतिहासकार जिसने मोहम्मद बिन तुगलक को आंशिक पागल कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक को आंशिक रूप से जो पागल कहा वो कहता है आपका एलिफिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान, रक्त का प्यासा सुल्तान, विस्मयकारी बुद्धि वाला सुल्तान के नाम से पुकारा। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक थी तारीख ए फिरोज शाही, जो तुगलक वंश के बारे में लिखता है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 था। यह सबसे अधिक बुद्धिमान, तीक्ष्ण बुद्धि वाला शासक था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही भारत आया था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो हैं ये मुगल काल के इतिहासकार हैं। इन पंक्तियों बहुते देखे पीर औलिया पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मुहिराम प्यारा तुर्क कहे रहमान। ये पंक्ति आपका कबीरदास की है, जो कबीरदास की पुस्तक बीजक से लिया गया है। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। नानक, इनका जन्म 1569 ईस्वी में हुआ, सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और नामदेव ये महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े संत में से एक रहे। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब हुआ? अब देखिए, बिहार 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग के काल में जॉर्ज पंचम के सम्मान में किया गया, तब बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई। और वास्तव में 1912 में 22 मार्च को बिहार बंगाल से, यहाँ कहता है बिहार बंगाल में कब मिला, तो 1719 ईस्वी में जब चिलकिली 1719 ईस्वी में जब मुर्शीद कुली खां को बिहार बंगाल का नवाब बनाया गया, तो मुर्शीद कुली खां ने बिहार को बंगाल में शामिल कर लिया। तो बिहार बंगाल का अंग बन गया। 1719 में मुर्शीद कुली खां बिहार बंगाल का नवाब बना। और उस वक्त मुगल बादशाह थे फर्रुख सियर। और उसके बाद 1919 में ही मोहम्मद शाह रंगीला वो मुगल बादशाह बन जाते हैं। तो मुगल बादशाह रंगीला के काल में ही यदि देखा जाए तो मुर्शीद कुली खां लगभग मुगल से स्वतंत्र होकर बिहार बंगाल का नवाब बन गया। तो आंसर हो जाता है 1719 ईस्वी। तो ये क्वेश्चन आपका जो 20 क्वेश्चन का सेट था यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई आपको रुचिकर और बेहतर लगा होगा, कंसेप्ट आपका बन चुका होगा। समझ के आधार पर आप प्रश्न को हल करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके होंगे। तो यदि ऐसा है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।